नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शोये जो अपनी जगह पर आकर बैठी होती तो उसके फ्रेंड नान उसके पास आते और कहने लगती कि क्या तुम्हें लिंक पर गुस्सा नहीं आ रहा, उसने तुम्हारे काम को चुरा लिया, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी उसने ले लिया और साथ में तुम्हारी आउटलाइन को भी चुरा लिया। अब आउटलाइन का सुनते वो कहने लगती है कि क्या मतलब उसने मेरे क्वेश्चंस को भी चुरा लिया, तो इसका मतलब उसने भी इंटरव्यू में सेम क्वेश्चनिंग की होगी और मैंने भी सेम क्वेश्चनिंग की थी। तो शियान ने तो मेरे आंसर भी दिए हैं, तो इसका मतलब उसने तो मुझे पागल बना दिया ना, उसे तो मुझे फील भी नहीं होने दिया कि उसने पहले भी यही सेम क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। तो उसकी फ्रेंड नान ये बात सुनकर कहने लगती है कि वो कितना अच्छा, तो जो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब वो किसी को भी पागल बना सकता है अच्छा बनने के साथ साथ। कितना हंसता होगा ना मुझ पर कि मेरी कंपनी ने मुझे बताया भी नहीं, मेरे कोलीग ने मेरा काम भी चोरी कर लिया, अब मैं उसको फेस कैसे करूंगी। यहाँ दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि लाइन कंपनी की रिपोर्ट तो आ चुकी है, पर इस रिपोर्ट में मुझे कुछ तो लग रहा है जो रह गया है, जैसे कि इनके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आ गए, पहले तो इनके पास जरा भी पैसे नहीं थे। उसकी रिपोर्ट को देखते हुए शियान कहने लगता है कि कहीं से तो आए होंगे ना, हर किसी के पास कोई ना कोई तो होता है हेल्प करने वाला। शियान की बातों से लग रहा होता है कि जैसे उसने उसको पैसे दिए हों। और शोये दिखाई जाते है जो वेट में खड़ी होती है तो आगे से जाओ आ जाता है कार लेकर और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, पर उसको देखकर वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें ड्राइवर बनने का कुछ ज्यादा शौक है तो तुम ड्राइविंग स्टार्ट कर दो ना, और भी मेरी 2-3 फ्रेंड्स को ले लिया करो, इससे अच्छा खासा कमा लोगे। इतने वहाँ पर भाई आ जाती है, भाई आकर तो उसकी अच्छी खासी कर रही होती है कि एक पर्सन जिसके पास इतनी अमीर बीवी है उसके बाद भी वो जॉब ढूंढ रहा हो, कहो ना अपनी मिस्ट्रेस को कि वो अपने अंकल को एक कॉल लगाए और तुम्हें एक जॉब दिलवा दे, बल्कि पूरी कंपनी तुम्हारे नाम करवा देना ताकि तुम्हें इस तरह ड्राइविंग ना करनी पड़े, या बल्कि वो भी ना मिले तो तुम ड्राइविंग ही कर लेना। वो तो शर्मिंदा होता वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शोये कहने लगती है कि तुमसे बेइज्जती के मामले पे कोई भी नहीं जीत सकता। अभी भाई उसको बता रही होती कि तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भला कैसे मिली, मेरी वजह से मिली, क्योंकि जो लड़की तुम्हें ये काम लेकर दे सकती थी वो मेरी फ्रेंड थी। असल में हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और उसको मैंने एक दफा कपड़े दिए थे डेट पर जाने के लिए, तब का एहसान वो मेरा अब उतार रही थी। तो शोये भी कहने लगती है कि इसी वजह से तो मैंने तुम्हें यहाँ का खाना खिलाया ताकि मैं तुम्हें अच्छी सी ट्रीट दे पाऊँ। शियान दिखाया जाता है जिसने फिर से मिस्टर चैन को बुलाया हुआ था बात करने के लिए, और चैन भी बताता है कि आपने जो प्रपोजल मुझे दिया था उसके बाद तो मैंने भी इस बारे में सोचा है कि आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मुझे कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए। और ये दोनों दोस्त अभी तक बातें कर रही होते तो भाई को एक कॉल आती है। कॉल के बाद शोये उससे पूछे लगती है कि तुम्हें किसकी कॉल आई, तो कहती है कि एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो शोये कहती है कि पहले से ही तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें मिल चुका है तो तुम्हें और लड़कों की क्या जरूरत है। तो कहती है कि अगर वो मुझे छोड़कर जाता है तो मैं और भी लड़के लाइन में रखती हूँ ताकि मुझे दुखी ना होना पड़े तुम्हारी तरह। और वो शोये से ये भी कहती है कि तुम्हें उससे जाकर ना बात करनी चाहिए, उसको सारी बात क्लियर करनी चाहिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ, इस तरह तुम एम्बैरस ना हो। तो वो कहती है कि मैं उससे बात कैसे करूं। तो वही क्लिंजी बॉय के बारे में बताने लगती है कि वो कोई ना कोई चीज मेरे पास छोड़ जाता है, इसी बहाने मुझसे मिलने के लिए आ जाया करता है, तो तुम्हें भी अपनी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ये सोच रही होती कि मैं तो कुछ चीज भी छोड़कर नहीं आई तो मैं क्या करूँ, और ना ही मेरे पास उसका कोई पर्सनल नंबर है। तो उसको याद आता है कि मैं अपना इयररिंग उसकी कार में गिरा आई हूँ, तो मुझे उसी चीज को यूज करना चाहिए। इधर शियान दिखाया जाता है जिसको अपनी कार से वही वाला इयररिंग मिल भी जाता है, उसको पकड़ के अभी देख ही रहा होता है। तो शोये की कॉल आई होती है जो अपने इयररिंग की बात करते तो उसका असिस्टेंट उसकी बात शियान से करवा देता है। शियान से वो पूछे लगती कि क्या तुमने अपनी कार में मेरा इयररिंग देखा, तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, जबकि उसने उसका इयररिंग हाथ में पकड़ा हुआ था। पर वो कहने लगती है कि प्लीज ढूंढो ना, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं मिला। तो ये कहने लगती है कि वो इयररिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर मैं वहाँ पर पहन गई थी। तो शियान कहने लगता है कि तुम यहाँ पर पहन कर क्यों आए, अगर वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और तुम अगर कहीं पर पहन कर भी नहीं जाती हो। तो वो कहती है कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं पहन कर आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रैंडमा मेरे साथ हो, क्योंकि ग्रैंडमा ने मेरी मॉम को दिया था, मॉम के बाद वो मेरे पास आया था और मेरी डॉली में भी मेरे साथ आएगा। तो कहते हैं कि क्या ऐसी बात है, तुम्हारी दादी क्या तुम्हारी मॉम को प्लास्टिक का इयररिंग देकर गई थी। ये सुनकर वो कहने लगते हैं कि हाँ वो प्लास्टिक का जरूर है पर हमारी फैमिली थोड़ी गरीब थी इसलिए ये चीज दी थी और ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। तो ये सुनने के बाद वो अपने असिस्टेंट को मोबाइल दे देता है कि उससे कहो कि हम भिजवा देंगे। असिस्टेंट भी कुछ सेम यही बात कहते तो वो कहने लगते हैं कि नहीं उसके बगैर तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी, मुझे अभी चाहिए, मैं लेने के लिए आ जाऊंगी, मुझे लोकेशन भेज दो। अब कॉल यहाँ पर कट होती है तो वो लोग भी इसको लोकेशन भेज देते हैं। अब लोकेशन एक रेजिडेंटल एरिया की होती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड भाई कहने लगती है कि उसने इतनी जल्दी लोकेशन भेज दी वो भी अपने घर की, तो मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर शोये तो फिर भी नहीं रोक रही होती है, कहने लगती है कि मेरे पास मेरा अपना प्लान है इसलिए मैं जाऊंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब शियान जो अपनी नीस के घर पर आता है और वो इसे देखकर कहने लगती है कि अब मेरे घर पर, तो वो कहता है कि ये मेरा भी तो घर है और वैसे भी तुम मुझसे बात करना चाहती थी तो मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया, पर ये चीजें वगैरह संभालो और उसके बाद रूम में चली जाओ। जब तक मैं ना कहूँ कि रूम से बाहर निकलो तब तक तुमने बाहर नहीं आना, क्योंकि इसे पता था कि यहाँ पर शोये आ रही है। शोये के आने से पहले मैगजीन पकड़कर ऐसे बैठ जाता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो, और शोये भी इसे देखकर चुप हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर बस अपना इयररिंग लेने के लिए आई हूँ। तो वो बता देता है कि वहाँ पर पड़ा, तो ये भी जाकर अपना इयररिंग पकड़ने वाली होती है पर वहाँ पर पड़ी एक मैगजीन को देखकर पूछे लगती है कि क्या आप भी इसी को लाइक करते हो, मैं भी इसको पढ़ती हूँ। ये बातें कर ही रही होती है तो इतने में शियान को एक कॉल आती है जो उसके फ्रेंड क्वानली कैप्टन की होती है, और वो इसे कहने लगता है कि तुमने आज के सारे काम अपने कैंसिल करने के बाद तुम कहाँ पर चले गए,
क्या तुम किसी डेट पर तो नहीं गए हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? क्या तुम रिलेशन में आ गए हो? इतनी सारी बातें वो एक साथ ही पूछा होता, पर शियान उसकी एक भी बात कांस नहीं देता, बल्कि कहने लगता है कि मैं बिजी होंगे कहकर कॉल कट कर देता है। अब गॉनली को तो यकीन होने लग गया था कि ये रिलेशन में आ चुका है। अब उसका बिजी होना सुनकर शौर्य भी उसे कहने लगती कि क्या तुम लियान कंपनी के काम में बिजी तो नहीं हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम भी उस कंपनी को लेना चाहते हो और तुम्हारी पेरेंट कंपनी भी उस कंपनी को लेना चाहते हो और एक और कंपनी भी है। अगर सब लोग उस कंपनी को लेना चाहते हो, कोई उसकी हेल्प करना चाहता है, तो आप लोगों को साथ में बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि ना आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी की साइड पर ना उनकी कंपनी, तो आप एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को क्यों लेना चाहते हो? अगर आप कहो तो मैं आपके इंटरव्यू को यूज करने के साथ साथ इस मैगजीन की सीरीज भी बना सकती हूँ, जिसमें सबकी एडवाइस वगैरह लिखी होंगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू एक बार चैन के साथ भी होने वाला और गॉनली के साथ भी होने वाला है। अगर आप कहते हो तो मैं आपका इंटरव्यू यूज करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इस चीज से आपको भी फायदा होगा। अब इसकी बातों को सुनने के बाद शियान इसके क्लोज आते हुए इसे पूछे लगता है कि तुम पीने में क्या पियोगी? तो वो भी इसको देखते हुए लेमनेड बोल देती है। अब ये भी इसके लिए ड्रिंक बनाने के लिए चला जाता है, जैसे इसको आइस वगैरह डालकर ड्रिंक देता है। तो ये बातें करते हुए साथ में पी भी रही होती है, पर इतने में अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, जिसकी आवाज को सुनते ही शौर्य को लगता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए कहने लगते है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे आपके साथ देख लिया तो वो कुछ गलत समझ लेगी। तो कहते हैं कि क्या मतलब मेरी गर्लफ्रेंड? तो कहते हैं कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि आसपास उसके कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो वो बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहने लगते है कि ये तो अच्छी बात है। तो वो कहता है कि क्या मतलब अच्छी बात है? तो शौर्य कहते हैं कि मेरा मतलब कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। तो वो कहता है कि कोई भी गलतफहमी नहीं हो सकती अगर तुम यहाँ पर रुक भी जाते, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी नीस है। अब नीस का सुनते वो तो फौरन से वहाँ से भागने की करते, क्योंकि वो उस लड़की को फेस नहीं करना चाहती थी, और उसके बाद तो उसकी मैगजीन वाला भी काम खत्म हो जाना था। और जैसे शौर्य इसके घर से बाहर निकल जाती है तो अंदर से शिनली भी आ जाती है और पूछे लगती है कि लड़की की आवाज आ रही थी, वो लड़की कौन है? तो शियान उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता, बल्कि उस हेरिंग को दोबारा से पकड़ लेता है कि अच्छी ट्रिक है उसकी वापस आने की। पर शिनली भी बार बार पूछी जा रही होती, तो वो भी उसको कह देता है कि अब से तुम जॉब करोगी। वो कहती कि मैं जॉब कैसे कर सकती हूँ, बल्कि मुझे अब्रॉड में जाकर वापस से पढ़ना है। पर शियान कहने लगता है कि पहले भी जब तुम अब्रॉड में गई थी तो तुमने वहाँ पर जाने के बाद क्या हरकतें की थी, उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने की परमिशन नहीं दूंगा, बल्कि यहीं पर रहकर तुम यहाँ का काम सीखोगी। तो वो कहती है कि क्यों? मुझे काम नहीं करना ना, मुझसे सुबह में उठा जाता है, मैं तो कभी पढ़ाई के लिए सुबह में नहीं उठी। वो कहता है कि हाँ, वर्ड टू वर्ड पर जाने के लिए उठ जाती हो ना, जबकि तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और ना ही इंग्लिश को तुमने इम्प्रूव किया, ना इंग्लिश आते हुए भी तुमने अच्छे से हर जगह को घूम लिया। तो इतना अच्छे से पेपर की भी तैयारी कर लेती तो फेल होते होते पास ना होती। वो तो घर से जाने का सोच लेती। तो वो भी कहता है कि ठीक है, इस घर में वापस आने नहीं दूंगा, पासवर्ड भी चेंज कर लूंगा और तुम्हारे कार्ड को भी ब्लॉक कर दूंगा। कितने टाइम ग्रैंडपा से पैसे लोगी? बेचारी यही सुनकर वापस से बैठ जाती है और भाई दिखाई जाती है जो शौर्य से बात कर रही होती। तो उसकी तरफ एक लड़का आ रहा होता है, जिसे देखकर वो शौर्य की कॉल कट कर देती कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और वो लड़का भी इसके क्लोज आ रहा होता है, ये भी उसको रोकते हुए कहने लगती है कि मैं किसी और के पास जा रही हूँ तो तुमसे बात नहीं कर सकती। ये कहकर वहाँ चली जाती है। अब शियान भी दिखाया जाता है जो रात में सोने से पहले उसके इयररिंग को देख रहा होता है। और मॉर्निंग में शौर्य भी जब अपने काम पर आती है तो उसकी फ्रेंड नान उसको बता रही होती है कि लिंग को एडिटर ने ऑफिस में बुलाया, तो पता नहीं क्या बात हो रही होगी, कहीं उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। तो शौर्य कहने लगती है कि अब इस बात का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा वाला काम भी तो उनके पास है ना, तो क्या पता मुझे भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना। फिर ये कहकर अपना मुंह धोने के लिए जाती है। तो वॉशरूम में जब होती है तो वहीं पर लिंक भी आ जाती है। लिंक आकर किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, उसे बता रही होती है कि मैंने उसके काम को चोरी किया, पर काम को चोरी करने के बाद भी मुझे क्या फायदा हुआ। जो मैं क्वेश्चन शियान से कर रही होती थी, शियान उसका उल्टा सीधा जवाब देता था, बिल्कुल भी ठीक आंसर नहीं देता था। अगर उसने मुझे ऐसे आंसर देने थे तो मुझे इंटरव्यू ना देता, साफ मना कर देता ना। और जब शौर्य उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई है तो उसके आंसर इतने अच्छे दिए और वो मुझसे लुक्स में भी प्यारी है। ये बातें कर ही रही होती है तो देखते है कि शौर्य तो उसके पीछे खड़ी हुई है। ये देखते साथ ही उसके हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है। तो शौर्य उसका मोबाइल देने लगती है और कहने लगती है कि मोबाइल तो ठीक है और थैंक्स इतना कम्प्लीमेंट देने के लिए। ये कहने के बाद वहाँ चली जाती है और डायरेक्टर एडिटर के रूम में आती है। तो वो भी इसको देखकर इसको बता देती है कि उसके बारे में पता लग गया है कि उसने किस तरह तुम्हारे काम को चोरी करके यूज किया था और उसका काम तुम्हारे काम जैसा अच्छा भी नहीं था, इसलिए उसको वार्निंग दे दी गई है। शौर्य कहने लगती है कि बस वार्निंग दी, उसको फायर क्यों नहीं किया? तो वो कहती है कि क्या मतलब, मैं उसको फायर क्यों करूं? अगर मैं उसको यहाँ से फायर करती हूँ तो उसका करियर तबाह हो जाएगा, कोई भी उसको काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि सबके मुंह पर यही बात होगी कि उसने काम चुराया था जिसकी वजह से उसे फायर कर दिया गया। तो मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें भी उसको माफ कर देना चाहिए। तो वो भी माफ करने के लिए मान जाती है और वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि एक प्यारी लड़की एक न्यू काम के लिए जा रही है, वही जो कम्प्लीमेंट लिंक ने इसको दिया था। अब उसके वहाँ से जाने के बाद एडिटर भी किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, बताने लगती है कि मैं एक अपने जैसी लड़की से बात करती जैसे मैं थी अपनी यंग एज में, वो भी बिल्कुल मेरी तरह है। अभी शौर्य दिखाई जाती है जो चैन का इंटरव्यू ले रही होती है, उससे बातें वगैरह कर रही होती है और इसी तरह उसका काम चलता रहता है। और शियान दिखाया जाता है जैसे सुबह में खाना बना कर रखा हुआ था। शिनली तो जल्दी से खाना खाने के लिए आती है और कहने लगती है कि एक कंपनी का सीईओ होने के साथ साथ आप तो खाना भी कितना अच्छा बनाते हो अंकल। तो कहते हैं कि अच्छे से खाना खा लो क्योंकि तुमने काम के लिए जाना है। तो वो कहती है कि क्या मतलब मैंने काम के लिए जाना है, मुझे और भी काम है। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो शियान की धमकियों के सुनने के बाद वो बेचारी वैसे ही वापस आ जाते हैं और बैठकर खाना खाने लगती है। यहाँ तक कि शियान उसको
उसको खुद काम के लिए छोड़ने आता है। जब तक वो अंदर नहीं चली जाती तब तक वो वहाँ से नहीं जाता। तो शियान देखता है कि शौर्य भी काम के लिए आ गया, तो उसको भी लिफ्ट से जाते हुए देखा है। शौर्य को भी कंपनी में आने के बाद पता लगता है कि हमारी कंपनी में न्यू इंटर्नीज आई हैं और इसकी फ्रेंड कहती कि क्या तुम किसी को अपनी असिस्टेंट रखोगी, तो वो कहती कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं रखूंगी। और वो तो एडिटर से ऐसी बात करने के लिए चाहते, तो आगे से एडिटर उसको बताते हैं कि एक इंटर्नी वाली मैंने लड़की तुम्हारे लिए असिस्टेंट बना दी है, अब तुमने उसको काम सिखाना। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मेरे पास बहुत काम होता है। तो एडिटर कहती है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें वो लड़की दिया ताकि तुम्हारा काम कम हो जाए। पर शौर्य तो अभी भी नहीं मान रही होती। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें कंपनी के हिसाब से बताऊं तो मैंने तुम्हें बस एक काम दिया है जो तुम्हारी हेल्प करेगी, और अगर पर्सनली बताऊं तो मैं तुम्हें एक फेवर दे रही हूँ, इसको फेवर समझ कर ले लो। ये सुनने के बाद शौर्य उसको काम सिखाने के लिए मान जाती है और उसकी सीवी को लाकर अपनी फ्रेंड नान को भी दिखा रही होती है। उसकी सीवी को पढ़ते हुए उसकी फ्रेंड बताने लगते है कि ये तो एक रिच फैमिली से है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ा है, तो मतलब माँ बाप की बिगड़ी औलाद होगी, मर मर कर तो पास हुई है, तो इसका मतलब तुम तो उसको डांट भी नहीं सकती और कुछ कह भी नहीं सकती हो। अब शौर्य तो इन बातों के बाद अपना सर पकड़ कर बैठ जाती कि मैं क्या करूंगी, वो तो मेरा